मैं प्रेम भाई, एक और चीज जरा, जो मैं जब इसके इसके डिटेल्स में जा रहा हूं तो एक चीज और दिख रही है। एक चीज ये दिख रही है कि इस बार बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि प्रिसिशन जॉब है, इसकी इसकी तैयारी ड्राइंग बोर्ड पे 2 3 4 साल से चली है। मैं इसको पहले भी कर चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे ज्ञानेश गुप्ता का, गोयल जी को हटा के ज्ञानेश गुप्ता को लाना, फिर इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना, उससे पहले इनको कोऑपरेटिव विभाग में सेक्रेटरी बना के उनके नीचे ट्रेन करना, मतलब अमित शाह जी को ट्रेन करना, टास्क देना, सब तैयारी के साथ आया गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि मैं इसमें देख रहा था, बिहार के 38 जो जिले हैं, उन 38 जिलों में कोई ऐसा भी जिला नहीं है जहां पे केवल भाजपा सारी सीटों पे लड़ी हो। भाजपा मिक्स लड़ी है, और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली है। मैं किस लिए इस बात को कह रहा हूं, भाजपा ने इस बार 243 सीटों को भाजपा की सीट मान के लड़ा है। एक एक ये भी मैं जरा आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं 5 ऐसे जिले हैं जहां पे भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं था। मधेपुरा में भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं था, खगड़िया में नहीं था, शेखपुरा में नहीं था, रोहतास में नहीं था, जहानाबाद में नहीं था। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यहां पे कोई कैंडिडेट नहीं था। लेकिन इन जिलों में भाजपा के शीर्ष नेता, मतलब जब शीर्ष बोल रहा तो अमित शाह तक, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब लोग वहां भी गए। और इसलिए गए क्योंकि उनको ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे 243 में कितनी ज्यादा सीटें चाहिए। आ, अब अगर भाजपा 243 को सारी भाजपा सीटें मान के लड़ रही, और ये भी जो बिहार में जो लोग हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, भाजपा में ने कहीं पे भी साधन की कमी होने नहीं दी। नहीं तो होता क्या था कि जदयू के पास सरकार भले ही हो, लेकिन उस तरह के पैसे नहीं है, तो वो साधन भी सबको बराबर मिले गए, पैसे की जो कहीं कोई कमी नहीं आई। मैं आपसे जरा इस पे भी एक वो टिप्पणी चाहूंगा कि ये केवल एनडीए का चुनाव नहीं, ये पूरी 243 सीट पे बीजेपी लड़ रही थी, और पूरी 243 सीट का प्रबंधन, कुप्रबंधन, अब्यूज ऑफ प्रबंधन, ये अमित शाह खुद डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे थे। और कहां से कितने वोटों को हटाना है, कितने वोटरों को गायब करना है, वो फिगर बार बार आ रही है। 8 करोड़ 25 लाख लोग एलिजिबल हैं बिहार में वोटर बनने के, 7 करोड़ 45 लाख को बनाया गया। वो मैं एक पंकज चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं, पंकज चौधरी साहब, 7 करोड़ 45 लाख ने वोट नहीं डाले हैं, वोट डाले हैं 4 करोड़ 99 लाख कुछ ने। वो 5 करोड़ के को टच बस कर रहे हैं, टच नहीं किए हैं। तो वो, लेकिन वो टोटल वोटर जो है वो 7 करोड़ 42 से बढ़ के 7 करोड़ 45 हो गए वोट, लेकिन 5 ही करोड़ डाले गए। मैं इस पे भी जरा एक आपका प्रेम भाई, ये जरा समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी बहुत ही क्लोज इसको एक एक सीट को अपनी सीट मान के इस इलेक्शन को लड़ी है। प्रेम भाई। जी, शुक्रिया आनंद जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बीजेपी ने एनडीए की तमाम सीटों को अपना मान करके लड़ा। और जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत सही है। इस बार हर विधायक को, हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए सेंट्रल फंड से हमें जो सूचना थी बिहार में घूमते हुए, पार्टी उम्मीदवार को 2 करोड़ की सहायता, मदद चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से दिए गए। और ये पैसे कौन दे रहा था? ये पैसे जो बिहार में बीजेपी के दूसरे दूसरे राज्यों से आए हुए मंत्री, विधायक, नेता, प्रभावशाली लोग जो थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आ रहे थे, और गाड़ी उनसे पैसों का इस सीमावर्ती राज्यों से इधर उधर जाना बीजेपी नेताओं के लिए बड़ा आसान होता है। तो उन नेताओं के जरिए ये पैसे बांटे गए। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं होने दी गई। और दूसरी बात यह है कि मैं आप ही की बात से मुझे एक बात याद आई कि पटना में ही हमारे एक मित्र पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिख करके दी थी, और हमारे एडिटर ने हमें फोन किया कि भाई इतने सीनियर आदमी हो और तुम ऐसे लिख के दोगे। और वो क्या लिख के दिया, जो आप बता रहे हैं ना कि मधेपुरा और तमाम जिलों में बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि चुनाव से पहले इन इन जिलों में बीजेपी मुक्त हो गई। ये जिले बीजेपी मुक्त हो गए। अब ये बात तो पची ही नहीं संपादक को।
तो उसने कहा कि ये कौन सी भाषा लिख रहे हो, ये हमारे यहाँ चलेगा क्या? तो उसने कहा कि पत्रकार को तो एक एंगल मिलता है तो लिख देता है, चलिए सॉरी हम आगे से देखते हैं, नहीं लिखेंगे। तो ये है भाई, बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही उन उन जिलों में वो जिले बीजेपी मुक्त हो गए थे जहां वो चुनाव नहीं लड़ी, ये बात थी। तो आपकी बात से मुझे वो याद आई। लेकिन ये एक कहानी भी कहती है, जो मैंने उदाहरण दिया वो पत्रकारिता में एक जो छिपा हुआ प्रभाव है वो भी दिखता है इस उदाहरण में, और जो पैसे बंटने वाली बात है उसकी भी हम लोगों के घूमने से पुष्टि होती है कि हर विधानसभा में पैसे दिए गए हैं। तो लेकिन अब क्या है कि ये चुनाव का जो बीजेपी लड़ती है, तो चुनाव को एक पूरे एक ऐसे ओकेजन के तौर पर लेती है कि इसको हमको जीतना ही है, और इसके लिए साल भर पहले से तैयारी की जाती है। मैं बहुत पहले से एक बात लगातार रिपीटेडली मैंने बोलता रहा हूं कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर को बिहार में बैठाया ही गया था इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को वो जुटाएंगे। लेकिन जब वो पार्टी जनसंपर्क करते हुए थोड़ी स्ट्रांग हुई और एक समय आया जब लगा कि ये तो बीजेपी का ही वोट काट रही है, तो बीजेपी ने आखिरी समय में सितंबर के पहले हफ्ते से जन स्वराज को मदद करना बंद कर दिया। सितंबर से पहले तक उनका तेवर देखिए और सितंबर के बाद देखिए उसका तेवर अलग। उससे पहले उनको प्रशासन का सहयोग मिल रहा था, उससे उससे पहले उनको खुफिया विभाग से जानकारी थी, उनका सिंक बना हुआ था, एक एक चीजें जो उनके साथ मिलके हो रही थी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने आप को बीजेपी विरोधी बनाने के लिए बड़ी मेहनत की, 3 नेताओं को चुना, सम्राट चौधरी, तो मंगल पांडे, तो जायसवाल, इन सब के खिलाफ उन्होंने इसलिए किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि वो लगे कि वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वास्तव में वो बीजेपी के खिलाफ नहीं थे। ये बात तब पुष्ट हो गई जब उन्होंने चुनाव लड़ने की बात भी कही, तो किसके खिलाफ? विपक्ष के नेता के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। अरे आप बीजेपी और नीतीश सरकार के खिलाफ में सरकार बदलने की बात कर रहे हैं और आप तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 48 घंटे में भी उससे भी वो वापस हो गए। और आज जो स्थिति है, मैंने पहले भी कहा था कि जन स्वराज शून्य पर रहेगा, वो शून्य पर है। 98% सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 5 सीट बचे, जिनमें 2 जगह पर कहीं सेकंड नंबर पर, 3 जगह पर तीसरे चौथे नंबर पर वो दिखी जहां जमानत बची है। तो जन स्वराज दरअसल प्लांटेड एक पॉलिटिकल मूव था बीजेपी का, जिसने वो अपना काम किया है जो बीजेपी को करना चाहिए था, उसने उसका फायदा ले लिया। इसके बाद देखिए ऐसे मूव बहुत सारे होते हैं, और चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। तो वो एक साथी हमारे कह रहे थे कि बीजेपी का जितना ज्यादा मैनेजमेंट है, जितनी तैयारी है, उस लेवल पर कांग्रेस को भी आना हो। और हम में से कई लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मैं चौंकता हूं ऐसी बातों पर कि मेरा मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि बीजेपी जिस तरीके से करती है वैसे ही कांग्रेस को भी करना होगा। अरे बीजेपी तो वॉशिंग मशीन रखती है, कांग्रेस को भी रखना चाहिए। बीजेपी तो सरकार गिराती है, कराना चाहिए। बीजेपी डबल ए को लेकर चलती है, लेकर चलना चाहिए। बीजेपी डबल ए के लिए देश में विदेश में कारोबार मांगती है, सरकार गिराने के लिए मीटिंग करती है, तो करना चाहिए। बीजेपी वोट चोरी करती है तो करना चाहिए। बीजेपी मशीनरी का दुरुपयोग करती है तो कांग्रेस को भी करना चाहिए। तो क्या ये जो कहना कि वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, तो क्या ये बहुत सही बात है क्या कि 24 घंटे इलेक्शन मोड में रही है? और वही बात ये भी बात कही कि देश को 24 घंटे इलेक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए, इसलिए एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। ये बात भी वही कहेंगे और 24 घंटे इलेक्शन मोड में भी वही रहेंगे। ये दोनों चीजें वही कहते हैं। तो हमें
कांग्रेस को कैसा होना चाहिए, दूसरी पार्टियों को कैसा होना चाहिए, बीजेपी से सीखने सिखाने ऐसी नसीहत देने से भी हम बीजेपी का ही फायदा कर रहे होते हैं और अपोजिशन को डिमोरलाइज कर रहे होते हैं। भाई अपोजिशन ने इस चुनाव से पहले कोई कसर बाकी नहीं रखी। भाई राहुल गांधी ने चुनाव के समय तो यात्राएं नहीं शुरू की, वो पहले से कर रहे थे। वो न्याय यात्रा, वोटर यात्रा सब पहले से कर रहे थे। वोटर यात्रा, जो पत्रकार वोटर यात्रा के वो मैंने इस बात का खुलासा करता है कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है और उस पत्रकार के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो उसके खिलाफ में हम सारे पत्रकार उनके साथ खड़े हो जाते हैं उस मुद्दे पर कि आप लड़िए, आपके साथ हैं। आप तो पटना जाने के लिए भी बोलने लगते हैं आनंद बर्धन जी कि चलिए हम लोग सब लोग पटना जाते हैं उनकी मदद के लिए, हम लोग करने लगते हैं। लेकिन वही पत्रकार कहता है कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा था ही नहीं। लेकिन उसमें उनका एक एम्बार्गो भी रहता है कि नहीं, वो मुद्दा था, लेकिन तब तक मुद्दा था जब तक आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य नहीं कर दिया। अरे तब तक आपका एफआईआर वाला प्रकरण चल रहा था, जब तक आपको जरूरत थी तब तक मुद्दा था। आपका काम निकल गया तो उसका मुद्दा ही नहीं रहा। तो ऐसे लोग जो अपोजिशन के साथ दिखते हैं, अपोजिशन का नुकसान करते हैं और सत्ता के साथ मिले हुए होते हैं, इसको भी समझने पहचानने की जरूरत है। ये मैं किसी पर व्यक्तिगत बोलना नहीं चाहता, नाम भी इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझ में सबको आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। तो हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल गया, थोड़ा आपके हिसाब से विषय से भी थोड़ा भटक गया हूं, लेकिन कुछ बात स्पष्ट करने के लिए मैं कह रहा था। आज जो बातें हो रही हैं, चुनाव हम एनालाइज कर लें, एक चुनाव का नतीजा है, उसको हम कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं। हम तो बीजेपी की जीत की भी पटकथा लिख दे पहले से और हार की भी लिख दे, और उसी तरह से अपोजिशन की पत्रकार का ये काम ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वोट चोरी को छुपा जाएं और बोले कि जो हार हुई है अब तेजस्वी के कारण हुई है, परिवार में झगड़ा है इसलिए हुई है, कि टिकट ठीक से बटा नहीं इसलिए हुई है। अरे ये सब कारण होंगे, लेकिन ये निर्णायक कारण नहीं है। निर्णायक कारण है वोट चोरी, निर्णायक कारण है एसआईआर। आज कांग्रेस ने सूची भी जारी की है, जिन वोट, हर जिले की, हर विधानसभा की, कहां पर कितने वोटर डिलीट हुए और कितने अंतर से बीजेपी जीती। वो कहानी कहते हैं, वो सूची कहानी कह रही है कि वोटर डिलीशन ज्यादा हुआ अभी भी जीत के अंतर से। तो जीत के अंतर से ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ, तो वोटर डिलीशन का फायदा किसको हुआ, वो कहानी दिख रही है, उसको भी एनालाइज करने की जरूरत है। तो असल कहानी है कि चुनाव को लूटा गया है। बाकी जो है कि आत्मनिरीक्षण करने वाली बात, तो आत्मनिरीक्षण के नाम पर इस लूट से ध्यान हटाने की जो कोशिश होती है, उस पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जी।